Students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here. It is more than a subject. This session is for class 12th and you know that I am just revising the principle of inheritance and variation because that lesson was very important. So I just made a plan to revise that lesson thoroughly. Clear? So this is revision part 3 and it will be the last part. ठीक है, तो उसके बाद हम लोग स्विच कर जाएंगे टू द मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. तो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द रिवीजन एंड प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स हाउ डिड यू लाइक माय रिवीजन सेशन. रिवीजन सेशन कैसे लगा, बेनिफिशियल रहा कि नहीं रहा, और अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको फुल फ्लेश पढ़ना है देन प्लीज़ टेल मी, आई विल ब्रिंग वन डाउट सेशन फॉर यू. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. अभी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, एवरीथिंग आई हैव completed. Now we are going to discuss about the genetic disorder. ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर है. लेट्स सी. देखो जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं कि जैसे आपने बहुत सारे डिजीजेस के बारे में पढ़ा है. देयर आर सो मेनी डिजीजेस. ठीक है, एक्वायर्ड डिजीजेस, कॉन्जेनाइटल डिजीजेस, सो मेनी डिसऑर्डर, सो मेनी डिजीजेस आर देयर सिंस बर्थ. कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ ऐसे डिजीजेस होती हैं जो बाई बर्थ होती हैं. ठीक है, तो उसके रीज़न हो सकता है दैट इज़ द क्रोमोसोम पैटर्न, जीन्स म्यूटेशन, दे कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. मतलब अगर क्रोमोसोम्स या जीन्स में म्यूटेशन हो गया, उसी में कोई ऑल्ट्रेशन हो गया, तो दैट कैन लीड टू द जेनेटिक डिसऑर्डर. वो किसको लीड कर सकता है? जेनेटिक डिसऑर्डर को लीड कर सकता है. दीज डिसऑर्डर मे और मे नॉट बी प्रोमिनेंट. ठीक है, जैसे अगर किसी बेबी की बर्थ होती है तो वी कैन नॉट गेट टू नो अबाउट द जेनेटिक डिसऑर्डर. हम स्टार्टिंग से ही नहीं जान सकते कि उसके पास कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है. जैसे आई एम टेकिंग एग्जांपल, क्योंकि आप सेशन पढ़ चुके हो तो आपको हीमोफीलिया पता है. हीमोफीलिया तब तक नहीं पता लगेगा जब तक उसको कोई स्मॉल कट नहीं हो जाएगा. समझ में आया? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम तब तक नहीं पता लगेगा जब तक वो थोड़ा सा, मतलब जो बेबी होगा वो थोड़ा सा एडल्ट नहीं हो जाएगा, मैच्योर नहीं हो जाएगा. जब उसकी जो बिहेवियर होंगे वो चेंज होंगे तो पता लगेगा कि इसके बिहेवियर मतलब नॉर्मल बिहेवियर से डिफरेंट है. बात समझ में आई? तो हो सकता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर मे और मे नॉट बी प्रोमिनेंट सिंस बर्थ. ठीक है, वो बर्थ से प्रोमिनेंट ना हो, कुछ बाद में अपीयर होते हैं, कुछ स्टार्टिंग में ही अपीयर हो जाते हैं. तो इस तरह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, क्लियर हो गया. जेनेटिक डिसऑर्डर आर ऑफ टू टाइप, दो टाइप के होते हैं, एक मेंडेलियन और एक क्रोमोसोमल. In the Mendelian disorder, I told you while teaching you the session that lesson, then I told you that in the Mendelian disorder there will be no alteration in the chromosomes. क्रोमोसोम्स के नंबर में, क्रोमोसोम के क्या नाम है, पैटर्न में या उनके स्ट्रक्चर में कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं होगा. ठीक है, देर विल बी ऑल्ट्रेशन इन द जीन्स के अंदर म्यूटेशन होगा, क्रोमोसोम्स नंबर वही रहेंगे. मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ 40 क्रोमोसोम्स जो होंगे वो 46 ही रहेंगे. लेकिन क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होगा कि देर विल बी एबनॉर्मलिटी इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. या तो वो सेक्स क्रोमोसोम में हो सकता है या तो ऑटोसोम में हो सकता है, दोनों में हो सकता है. आपको पता है दो टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स और ऑटोसोम्स. ठीक है, तो ये हो गया कितने टाइप के जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर. पहला जेनेटिक डिसऑर्डर को मैंने बताया था कि हम 2-3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. पहला है ऑटोसोमल और सेक्स लिंक. ऑटोसोमल पता है कि ऑटोसोम्स जो होते हैं हमारे, उसमें अगर कोई क्रोमोसोम, उसके क्रोमोसोम में कोई जीन्स में म्यूटेशन हो चुका है, मतलब ऑटोसोम्स के जो क्रोमोसोम्स हैं अगर उनमें कोई म्यूटेशन हो गया है, उनके जीन्स में कोई म्यूटेशन हो गया है, तब वो ऑटोसोमल ट्रेट होते हैं. और याद रखना ऑटोसोमल ट्रेट जो है उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ठीक है, मतलब मेल और फीमेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं क्योंकि वो सेक्स क्रोमोसोम तो है नहीं. ठीक है, और दूसरा ट्रेट क्या होता है, दूसरा डिसऑर्डर क्या होता है, दैट इज सेक्स लिंक ट्रेट. ऐसे ट्रेट सेक्स क्रोमोसोम क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं. वट एवर सेक्स क्रोमोसोम्स आर देयर, आपको पता है मेल में कौन कौन से सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, XY, और फीमेल में कौन कौन से होते हैं, XX. तो इसका मतलब है अगर कोई भी फीमेल का कोई भी X क्रोमोसोम डिफेक्टिव होगा तो वो उसके सन या डॉटर में ट्रांसफ़र होगा. समझ में? लेकिन अगर किसी फादर का कोई X क्रोमोसोम डिफेक्टिव है तो तुम्हें पता है ये उसकी डॉटर में ही ट्रांसफ़र होगा, सन में ट्रांसफ़र नहीं होगा. क्लियर है? तो इसीलिए मैंने बताया कि जो सेक्स लिंक डिसऑर्डर होते हैं उसमें मेल और फीमेल, ऐसा हम कह सकते हैं कि कुछ डिसऑर्डर मेल में ज़्यादा होते हैं, कुछ डिसऑर्डर फीमेल में ज़्यादा होते हैं, ऐसा कह सकते हैं. क्लियर है? तो सेक्स लिंक डिसऑर्डर और ऑटोसोमल समझ में आ गया.
उसके बाद नेक्स्ट जो होती है कैटेगरी दैट इज रिसेसिव और डोमिनेंट। या तो कोई डिसऑर्डर रिसेसिव होगा या तो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। मोस्टली आपके सिलेबस में जो डिजीजेज हैं दे ऑल आर रिसेसिव, वो रिसेसिव है, ठीक है। डोमिनेंट में केवल एक डिजीज़ है आपके सिलेबस में, उसका भी केवल नाम दिया है एनसीईआरटी में, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। अगर आप जहाँ पे पेडिग्री बनी हुई है, जो पेडिग्री मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे एक में बना हुआ है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, जो एक डोमिनेंट डिजीज़ है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है। बात समझ में आई? तो हमें मेंडेलियन डिसऑर्डर को 4 कैटेगरी में पढ़ना है। पहला सेक्स लिंक्ड है कि ऑटोसोमल है, मतलब 2 हो गए, या तो सेक्स लिंक्ड होगा या तो ऑटोसोमल होगा। दूसरा क्या होगा, या तो रिसेसिव होगा या तो डोमिनेंट होगा। तो डोमिनेंट को तो आप साइड हटा दो, क्योंकि डोमिनेंट में केवल एक ही है, दैट इज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। इसका मतलब है जितने भी डिसऑर्डर्स की आपको इनहेरिटेंस देखनी है, पैटर्न देखना है, दे ऑल आर रिसेसिव, वो सब क्या है, रिसेसिव है। तो पहला डिसऑर्डर है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, दैट इज हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हीमोफीलिया में एक सिम्टम्स आपको याद होने चाहिए। आपको पता है हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉट, मतलब नॉर्मली जो टाइम होता है उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तब तक तो काफ़ी ब्लड ब्लीड आउट हो चुका होगा, ब्लीडिंग हो चुकी होगी, इसलिए इसको ब्लीडर डिजीज़ भी बोलते हैं। इसको रॉयल डिजीज़ भी बोलते हैं, क्योंकि जो क्वीन विक्टोरिया थी, ठीक है, क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में क्वीन विक्टोरिया ने, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया इस डिजीज़ की कैरियर थी, तो उनके थ्रू, क्वीन विक्टोरिया के थ्रू द डिजीज़ ट्रांसफर टू देयर डिसेंडेंट, उनके डिसेंडेंट को ट्रांसफ़र हुई, तो ये रॉयल डिजीज़ के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। तो इट इज़ आल्सो नोन एज रॉयल डिजीज़। नाउ कम टू द हीमोफीलिया सेक्स लिंक डिसऑर्डर है। सेक्स लिंक में कौन सा क्रोमोसोम पे होता है, एक्स लिंक। आपको इसमें 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, एक एक्स और एक वाई, ठीक है। तो एक्स लिंक डिसऑर्डर है, तो ये एक्स क्रोमोसोम के थ्रू ट्रांसफर होगा। क्लियर है? तो इसके जीनोटाइप जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से जीनोटाइप हो सकते हैं। ये पहला जीनोटाइप है, ठीक है, दैट इज देख सकते हो कि एक्स और एक्स एच। अब तुम्हें पता है फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स और एक्स। अब यहाँ पे एच का मतलब, अगर एक्स के ऊपर एच लिखा है तो इसका मतलब है ये क्रोमोसोम हीमोफिलिक है, ठीक है। इसका मतलब है हीमोफिलिक फैक्टर है, हीमोफीलिया की कैरियर है। कैरियर क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि दूसरा जो क्रोमोसोम्स है वो सेफ है। 2 क्रोमोसोम है ना, ठीक है, वन इज सेफ, वन इज अफेक्टेड, सो दे शुड नॉट हैव द डिजीज सिम्टम। इनके पास सिम्टम नहीं होंगे, मतलब अगर इनको कहीं कट होगा तो देयर विल बी अ क्लॉटिंग, नॉर्मल क्लॉटिंग होगी। वाई? बिकॉज दे आर कैरियर, दे आर नॉट अफेक्टेड। ये अफेक्टेड नहीं है। क्यों अफेक्टेड नहीं है? बिकॉज 1 क्रोमोसोम इज सेफ, एक क्रोमोसोम क्या है, सेफ है, दूसरा क्रोमोसोम क्या है, अफेक्टेड है। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ एक्स। अब इस कंडीशन में फीमेल क्या हो जाएगी, अफेक्टेड हो जाएगी, बिकॉज बोथ द क्रोमोसोम्स आर अफेक्टेड, दोनों ही क्रोमोसोम्स क्या है, अफेक्टेड है। तो इसका मतलब है फीमेल कैरियर हो सकती है, फीमेल अफेक्टेड भी हो सकती है, ठीक है, और फीमेल नॉर्मल तो होती है, अगर डिजीज़ नहीं है तो नॉर्मल है। क्लियर है? कैरियर वाले को भी हम नॉर्मल ही बुलाते हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर डिजीज़ के सिम्टम अपीयर नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन मेल के साथ बड़ी प्रॉब्लम है। अगर कोई भी एक्स लिंक डिसऑर्डर है, सेक्स लिंक में एक्स लिंक डिसऑर्डर है, तो कंफर्म है मेल जो है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। क्यों? बिकॉज मेल हैज़ ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम, मेल के पास केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। इसीलिए अगर वो या तो अफेक्टेड होगा या तो नॉर्मल होगा, कैरियर होने के कोई चांसेस नहीं है। तो जितने भी एक्स लिंक सेक्स लिंक डिसऑर्डर होते हैं वो सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलते हैं, मेल में देखने को मिलते हैं। फीमेल उससे बच जाते हैं। क्यों बच जाते हैं? बिकॉज दे हैव 2 एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि उनके में 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स और एक्स। क्लियर है? तो इसका इनहेरिटेंस मैंने आपको बता दिया था, इनहेरिटेंस कैसे करवाते हैं। अगर मान लो कोई भी, जैसे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है, अगर फादर है, अगर फादर अफेक्टेड है, ठीक है, मान लो फादर है वो अफेक्टेड है, तो इसका जो एक्स क्रोमोसोम होगा वो अपनी डॉटर को ट्रांसफ़र करेगा। समझ में आई बात? ठीक है। लेकिन जो मदर होगी, मदर के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक सन को ट्रांसफ़र करती है, एक डॉटर को ट्रांसफ़र करती है। समझ में आई बात? लेकिन अगर देखा जाए तो मदर अपने एक्स क्रोमोसोम को सन को ट्रांसफ़र कर रही है, और जो फादर है दैट इज़ ट्रांसफरिंग हिज एक्स क्रोमोसोम टू हिज डॉटर, वो डॉटर को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो देखो दोनों उल्टा, मतलब अपोजिट हो रहे हैं। जो मदर है वो सन को, और जो फादर है वो डॉटर को। तो इसी इनहेरिटेंस को बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बेसिस पे वी कैन आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर इज अ सेक्स लिंक डिसऑर्डर और नॉट।
ठीक है, इसी पैटर्न पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने आपको पेडिग्री में उसके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कि इस क्वेश्चन में आप सॉल्व कर सकते हो कि किस तरह से जीनोटाइप होगा। अगर आपको पेरेंट का जीनोटाइप पता है, जैसे मान लो किसी नॉर्मल मेल की अगर कैरियर फीमेल से होती है, ठीक है, फीमेल क्या है, कैरियर है, तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पॉसिबिलिटी क्या होगी ऑफ द ऑफस्प्रिंग फॉर द हीमोफीलिया की उसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी होगी। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने मैंने बता रखा है कि जैसे इस तरह के क्वेश्चंस मिले आप जो है सबसे पहले जीनोटाइप लिख, जैसे अभी कंडीशन क्या बनाई कि नॉर्मल मेल की मैरिज किससे हो रही है, कैरियर फीमेल से हो रही है। समझ में आई बात? तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये नॉर्मल मेल की मैरिज 2 टाइप के गैमीट बनाएगा, एक्स और वाई, और जो कैरियर फीमेल होगी वो भी 2 टाइप के गैमीट बनाएगी। अब जब एक्स, एच और एक्स, तो ये क्या होगी, ये तो डॉटर होगी, डॉटर विल प्रोड्यूस एंड डॉटर विल बी कैरियर, डॉटर क्या हो जाएगी, कैरियर हो जाएगी। लेकिन जो मेल प्रोड्यूस होगा, मतलब जो बॉय चाइल्ड होगा, दैट विल बी अफेक्टेड, मतलब सन गया, सन अफेक्टेड हो गया। तो एक सन क्या है, अफेक्टेड है, एक डॉटर क्या है, कैरियर है। लेकिन जो अदर जो ऑफस्प्रिंग आएंगे दे विल बी नॉर्मल, वो नॉर्मल होंगे। मतलब एक सन जो है वो नॉर्मल भी प्रोड्यूस हो सकता है और एक डॉटर मतलब नॉर्मल प्रोड्यूस हो सकती है। वैसे तो इसको भी नॉर्मल ही बुलाते हैं, कैरियर, क्योंकि कैरियर है, कैरियर में अफेक्टेड होता नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको कैरियर बुलाएंगे और ये पूरी तरह से क्या है, नॉर्मल है। तो इस तरह से आप देख सकते हो हाउ यू कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 50% जो सन है, मतलब अगर यहाँ पे सन का परसेंटेज देखें तो 100 में अगर 50% देखें, जो सन प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको हम 100 मान लें, तो 50% सन क्या है, अफेक्टेड है, 50% सन क्या है, नॉर्मल है। ऐसे ही हम अगर डॉटर को मान लें तो 50% डॉटर कैरियर है और 50% डॉटर नॉर्मल होंगी, ठीक है, दे विल नॉट बी कैरियर। क्लियर है? तो एकदम सेम पैटर्न में कलर ब्लाइंडनेस, अगर आपको हीमोफीलिया समझ में आ गया तो कलर ब्लाइंडनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओनली यू हैव टू लर्न द सिम्टम। और दूसरा, H की जगह क्या लगा दोगे, C फॉर कलर ब्लाइंडनेस, H फॉर हीमोफीलिया एंड C फॉर कलर ब्लाइंडनेस, बस। अब कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि द पेशेंट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेड एंड ग्रीन। अगर उसको आप रेड कलर दिखाओगे, ग्रीन कलर दिखाओगे, तो द पेशेंट कैन नॉट आइडेंटिफाई, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। तो मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि ऐसे पेशेंट को कौन से प्रोफेशन में जॉब नहीं मिलेगी, रेलवे में, क्योंकि आपको पता है रेलवे में रेड और ग्रीन सिग्नल इंटेंसिवली यूज़ होता है, एक्सटेंसिवली यूज़ होता है। तो जब उसको रेड दिखाना होगा तो उसको तो ग्रीन दिखेगा, मतलब उसको डिफ्रेंशिएशन कर ही नहीं पाएगा। तो पता लगा जहाँ पे सिग्नल गाड़ी रोकनी है वहाँ पे गाड़ी वो स्टार्ट आगे बढ़ा देगा। क्लियर है? तो ऐसे लोगों को वैसे तो ट्रैफिक लाइट में, ट्रैफिक पुलिस में भी जॉब नहीं मिलेगी और रेलवे में भी जॉब नहीं मिलेगी, जहाँ पे रेड और ग्रीन का एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है। क्लियर है? ऐसी डिजीज़ क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन, जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं एक्स क्रोमोसोम पे, दे कंट्रोल द कलर। वो आई को, मतलब आई से हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, कलर को, डिफ्रेंशिएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे जीन्स क्या हो जाते हैं, म्यूटेट हो जाते हैं, ठीक है। और ये फैक्टर, ये जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। इनहेरिटेंस पैटर्न सेम हीमोफीलिया की तरह होगी, बिकॉज इट इज़ आल्सो अ सेक्स लिंक, एक्स लिंक डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, दैट इज़ ऑटोसोमल ट्रेट, ऑटोसोमल डिसऑर्डर। एक डिसऑर्डर है जिसको नाम दिया था मैंने सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बाई कॉन क्या हो जा रहा है, सिकल शेप हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? देख सकते हो पॉइंट म्यूटेशन, जो जेनेटिक कोडॉन है, मतलब जो जीन्स हैं, GAG की जगह क्या हो जा रहा है, GTG हो जा रहा है। एक जेनेटिक कोडॉन के चेंज में, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो गया, तो इसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। इसी फिनोमेनन को क्या बुलाते हैं हम, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब क्या हो गया, देर इज ए चेंज, देर इज ए म्यूटेशन इन द सिंगल न्यूक्लियोटाइड, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जा रहा है, दिस इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन, इसको पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देख सकते हो, अगर इफ़ देर इज़ ए नॉर्मल, अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, तो जो पेप्टाइड चेन है, ये जो पेप्टाइड चेन है, इसमें देख सकते हो 6 पोजीशन पे ग्लूटामिन है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन हो गया, तो GAG की जगह GTG हो गया, GTG हो गया तो mRNA GUG हो गया। और देख सकते हो 6 पोजीशन पे ग्लूटामिन इज रिप्लेस बाय द वैलिन। ग्लूटामिन को किसने रिप्लेस कर दिया, वैलिन ने रिप्लेस कर दिया। बात समझ में आई? एंड द शेप ऑफ द हीमोग्लोबिन फ्रॉम द बाइकॉनकेव शेप चेंज टू द सिकल सेल शेप। ऐसी कंडीशन इन द कैपिलरी,
ये जो सेल्स होती हैं कैपिलरी में ट्रैप हो जाती हैं एंड देयर इज ए कंडीशन एनीमिया। और कौन सी कंडीशन आ जाती है? एनीमिया की कंडीशन आ जाती है। समझ में आया? ठीक है, तो मैंने बताया था इसकी इनहेरिटेंस पैटर्न कैसे होगा। देखो, क्योंकि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है, तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन को रिप्रेजेंट करते हैं HbA, और अगर सिकल सेल एनीमिया है, मतलब अगर वो कैरियर है, तो HbS। तो ये क्या हो गया? कैरियर। अब देखो यहाँ पे X और Y क्रोमोसोम नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं? बिकॉज दिस इज अ ऑटोसोमल ट्रेट, ये ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, अगर मान लो ये मेल का है, अगर फीमेल भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, if the female is also in the heterozygous condition, then there is a chance to transfer the disorder in the offspring। तभी डिसऑर्डर ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर मान लो जो मेल है वो नॉर्मल है, HbA दैट इज़ नॉट कैरियर, और जो फीमेल है वो अफेक्टेड है, तो ऐसी कंडीशन में जितने भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे सब हेट्रोजाइगस होंगे, मतलब दे ऑल विल बी कैरियर। वो सब क्या हो जाएंगे? कैरियर हो जाएंगे, अफेक्टेड नहीं होंगे। अफेक्टेड होने के लिए हमेशा HbS और HbS साथ में होने चाहिए। ठीक है, मतलब आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द HbS मतलब जीन्स HbS और HbS दोनों ट्रांसफ़र होने चाहिए, देन दिस डिजीज़ विल शो, तभी ये डिजीज़ शो होगी, अदरवाइज ये डिजीज़ शो नहीं होगी, कैरियर हो जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे में चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों को इक्वल अमाउंट में, इक्वल रेशियो में इन्फेक्शन मतलब अफेक्टेड हो सकते हैं। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस में देखा था कि मोस्टली मेल अफेक्टेड होते हैं, फीमेल कम अफेक्टेड होती हैं, लेकिन इस केस में ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर के केस में मेल एंड फीमेल विल कंट्रीब्यूट इक्वली, मतलब उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो इक्वली होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि मेल ज़्यादा होंगे अफेक्टेड या फीमेल ज़्यादा अफेक्टेड होंगी। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो इस तरह से इसका भी इनहेरिटेंस करा सकते हो। ठीक है, और मैंने बताया था कि जो सिकल सेल एनीमिया डिसऑर्डर होता है, अगर कोई पर्सन इसके लिए हेट्रोजाइगस है, मतलब कैरियर है, उसको डिजीज़ नहीं है, लेकिन वो डिजीज़ को क्या कर सकता है? ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर वो एक ऐसे एरिया में रह रहा है जहाँ पे मलेरिया प्रोन एरिया है, जहाँ पे प्लाज्मोडियम बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में प्लाज्मोडियम इस कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाता। ठीक है, ऑक्सीजन, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीजन, ड्यू टू द शेप ऑफ द ब्लड, द पैरासाइट कैन नॉट सर्वाइव। तो ऐसी कंडीशन में इट इज़ अ एडवांटेज फॉर द हेट्रोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन के लिए एडवांटेज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो तो ऐसे ही अफेक्टेड हो गया, उसको तो सिकल सेल एनीमिया हो गया। लेकिन अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो सिकल सेल एनीमिया कैरियर है लेकिन अफेक्टेड नहीं है। समझ में आई बात? क्योंकि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव डिसऑर्डर कभी भी अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ये आप इनहेरिटेंस पैटर्न में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो इस तरह से सिकल सेल एनीमिया हो गया। उसके बाद सिकल सेल एनीमिया ही की तरह एक और डिसऑर्डर है, दैट इज़ थैलेसेमिया। थैलेसेमिया में क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन की चेन है वो प्रोड्यूस ही नहीं होती। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि शेप चेंज हो जाता है। थैलेसेमिया में क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन की जो चेन है वो प्रोड्यूस ही नहीं होती। जो पेप्टाइड चेन है जो हीमोग्लोबिन बनाती है उसका प्रोडक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? म्यूटेशन की वजह से। ठीक है, दो चेन रिस्पॉन्सिबल होती हैं, अल्फ़ा और बीटा। इसीलिए दो टाइप के थैलेसेमिया होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, जो अल्फ़ा थैलेसेमिया होता है उसके लिए 4 जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं अल्फ़ा के लिए, और जो बीटा होता है उसके लिए 2 जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो म्यूटेशन आने के ज़्यादा चांसेस 2 जीन्स में होते हैं, 4 जीन में कम होते हैं। समझ में आया? और इसकी इनहेरिटेंस पैटर्न एकदम सेम सिकल सेल एनीमिया की ही तरह होती है। ठीक है, तो थैलेसेमिया में सबसे पहले कौन सी प्रॉब्लम आ रही है? क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, क्वांटिटी कम हो रही है। और सिकल सेल एनीमिया में सबसे पहले कौन सी प्रॉब्लम आ रही है? क्वालिटेटिव प्रॉब्लम। क्लियर है? तो अगर डिफरेंस आ जाए कि सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया में क्या डिफरेंस है, देन यू कैन गिव द डिफरेंसेस बिटवीन थैलेसेमिया एंड द सिकल सेल एनीमिया। उसके बाद एक दूसरा जेनेटिक डिसऑर्डर है, दैट इज़ फेनिलकीटोनूरिया। फेनिलकीटोनूरिया एक मेटाबॉलिक बेस्ड डिसऑर्डर है। अभी तक जो डिसऑर्डर पढ़े आपने वो या तो कलर ब्लाइंडनेस था, हीमोफीलिया था, ठीक है, और थैलेसेमिया था। यहाँ पे क्या है कि हमारे बॉडी में, नॉर्मल पर्सन की बॉडी में एक केमिकल बनता है फेनिल एलेनिन। फेनिल एलेनिन किस में चेंज हो जाता है? टायरोसिन में। समझ में आई बात? और टायरोसिन में चेंज होके वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। जैसे हमारे बॉडी में व्हेन वी ईट कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड टू द ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्लूकोज के फॉर्म में उसका एब्जॉर्प्शन होता है। सेम एज इन आवर बॉडी देयर इज ए केमिकल इज प्रोड्यूस, दैट इज फेनिल एलेनिन। फेनिल एलेनिन इज कन्वर्टेड टू द टायरोसिन, वो टायरोसिन में कन्वर्ट होता है, और टायरोसिन के फॉर्म में उसका एक्सक्रीशन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसको बॉडी रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाती। क्लियर है? उसका पूरी तरह से
लेकिन अब इसको कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम है फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट द फेनिल एलेनिन इनटू टायरोसिन। अब मान लो जो भी ये एंजाइम बना रहा है, जो भी जीन्स ये एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, अगर उसमें म्यूटेशन हो जाए, वो क्रोमोसोम 12 पे प्रेजेंट होता है, तो ऐसी कंडीशन में ये एंजाइम प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा। अगर ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा देन देयर विल बी नो कन्वर्जन ऑफ द टायरोसिन। ठीक है, फेनिल एलेनिन से टायरोसिन नहीं बनेगा। ऐसी कंडीशन में जो फेनिल एलेनिन है वो फेनिल पायरुविक एसिड के फॉर्म में क्या होने लगेगा? एक्यूमुलेट होने लगेगा बॉडी में। और जब बॉडी में एक्यूमुलेट होगा तो ऐसी कंडीशन पे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। उसकी मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, मेंटली बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होगा, उसकी स्किन जो होगी हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पिगमेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, दीज पेशेंट कैन नॉट वॉक प्रॉपरली क्योंकि इनका ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता, इनकी कार्टिलेज की मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती, कार्टिलेज जो टिश्यू होता है वो स्ट्रांग नहीं हो पाता। ऐसी कंडीशन में दे कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, तो कई सारे सिम्टम अपीयर हो जाते हैं। समझ में आए? तो ये कौन सी डिजीज़ है? फेनिलकीटोनुरिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बुलाते हैं? PKU। अगर नाम पे ध्यान दोगे तो कभी भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फेनिलकीटोनुरिया फेनिल एलेनिन से बना। फेनिल एलेनिन किस में चेंज हो जाता है? टायरोसिन में। कौन सा एंजाइम चेंज करता है? हाइड्रोक्सिलेज। जब ये एंजाइम नहीं बनता, प्रोड्यूस नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि जीन में म्यूटेशन हो जाता है। वो जीन किस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम नंबर 12 पे प्रेजेंट होता है। बात समझ में आई? और ऐसी कंडीशन में उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है। एक्यूमुलेशन होने पे मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, हाइपर पिगमेंटेशन इन द स्किन, और वॉकिंग में प्रॉब्लम होने लगती है, मूविंग में प्रॉब्लम होने लगती है, एंड दे आर नोन एज फेनिलकीटोनुरिया। ऐसी डिजीज़ को क्या बुलाते हैं? फेनिलकीटोनुरिया। ये एक टाइप का प्लियोट्रॉपी ट्रेट है, याद रखना, मैंने आपको बता रखा है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी में क्या होता है कि एक जीन, वन जीन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक ट्रेट। एक ही जीन कई सारे मल्टीपल फिनोटिपिक ट्रेट को क्या करता है? एग्जिबिट करता है। जैसे एक जीन में म्यूटेशन होने की वजह से मेंटल रिटार्डेशन भी हो रही है, ठीक है, हाइपर पिगमेंटेशन भी हो रहा है, वॉकिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो दे आर एग्जिबिटिंग मल्टीपल फिनोटाइप ट्रेट और नॉट, दैट्स वाई दिस इज नोन एज प्लियोट्रॉपी। ऐसे ट्रेट को क्या बुलाते हैं? प्लियोट्रॉपी ट्रेट बुलाते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से जो मेंडेलियन डिसऑर्डर थे वो यहाँ तक कंप्लीट हो गए जो आपके सिलेबस में है। आपके सिलेबस में 2 टाइप के डिसऑर्डर हैं, ऑटोसोमल और सेक्स लिंक। सेक्स लिंक में केवल 2 हैं, कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफीलिया। और ऑटोसोमल में क्या है? ऑटोसोमल में सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, फेनिलकीटोनुरिया, ये 3 डिजीज़ हैं। क्लियर है? तो ये सारी डिजीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पे कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मैंने और भी डिजीजेस के बारे में आपको मतलब सेशन में बता रखा है। दे आर नॉट इन योर सिलेबस बट यू शुड नो, आपको जानना चाहिए उनके बारे में। ठीक है, तो देखो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में मैंने बता रखा था कि क्रोमोसोम्स के नंबर ऐड भी हो सकते हैं और डिलीट भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसी टाइप की कंडीशन को यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। यूप्लॉइडी में क्या होगा कि जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स नंबर हैं, जैसे मोनोप्लॉइडी मतलब हैप्लॉइड, डाइप्लॉइड मतलब 2n, पॉलीप्लॉइड मतलब 3n भी हो सकता है, 4n भी हो सकता है, ऐसी कंडीशन हो सकती है। बात समझ में आई? ठीक है, तो यूप्लॉइडी में क्या है? दिस टर्म इज अप्लाइड बाय ऑर्गेनिज्म विद क्रोमोसोम दैट आर मल्टीपल ऑफ सम बेसिक फॉर्म। जैसे एक हमने बेसिक फॉर्म बना लिया n, अब ऑर्गेनिज्म 2n भी हो सकता है, 3n भी हो सकता है, 4n भी हो सकता है। इस तरह से ऐसे कंडीशन को यूप्लॉइडी बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्या होगा? या तो लॉस होगा, तो लॉस होगा तो गेन होगा। मान लो 46 नॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर मान लो 45 हो जाए तो क्या हो रहा है? हाइपोप्लॉइडी कंडीशन आ रही है। और अगर मान लो 47 हो जाए, अगर कंडीशन क्या हो जाए 47, तो क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाइपरप्लॉइडी। तो एन्यूप्लॉइडी में दोनों हो सकता है। ठीक है, लॉस भी हो सकता है और गेन भी हो सकता है। और ये क्यों होता है? ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन। मैंने आपको बताया था डिसजंक्शन मतलब क्या होता है कि अलग अलग हो जाना, नॉन डिसजंक्शन मतलब प्रॉपरली सेपरेट ना हो पाना। तो वेन एवर देर इज ए सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, व्हेन द क्रोमोसोम्स आर नॉट एबल टू जस्ट डिस्टिंग्विश, मतलब दे कैन नॉट डिसजंक्शन विद ईच अदर, एक दूसरे से प्रॉपरली सेग्रीगेट नहीं हो पाते, सेपरेट नहीं हो पाते, तो ऐसी कंडीशन में एक गैमीट में ज़्यादा क्रोमोसोम्स हो जाते हैं और एक गैमीट में कम क्रोमोसोम हो जाते हैं।
अब देखो ज़्यादा गैमीट वाला जब नॉर्मल गैमीट से फर्टिलाइज करेगा तो कंफर्म है क्रोमोसोम्स के नंबर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और अगर कम गैमीट वाला नॉर्मल गैमीट से फर्टिलाइज करेगा तो नॉर्मल से कम हो जाएंगे, जैसे 45 वाले कंडीशन में। क्लियर है? तो इस तरह से समझ में आ गया होगा कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्यों होते हैं, उनके रीज़न क्या है। ये मैंने कुछ टर्म बताए थे कि मोनोसोमी, ट्राइसोमी, ट्राइसोमी को हमेशा 2n+1 से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद टेट्रासोमी में 2n+2 मतलब 2 क्रोमोसोम्स और ऐड हो जाएंगे। डबल ट्राइसोमी में क्या होगा, 2n+1 और फिर +1 एक और ऐड हो गया। न्यूलिसोमी में क्या होगा, पूरा पूरा पेयर ही डिलीट हो जाएगा। अगर एक पूरा पेयर क्रोमोसोम्स का, जैसे फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर ऐसे आप जानते हो, तो पूरा पूरा पेयर अगर डिलीट हो जाए तो उसको बुलाते हैं न्यूलिसोमी। ठीक है, न्यूलिसोमिक कंडीशन। उसके बाद 3 डिसऑर्डर आपके सिलेबस में हैं। इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, एक ऑटोसोमल और एक सेक्स क्रोमोसोमल। ऑटोसोमल मतलब अगर मान लो क्रोमोसोम्स के जो नंबर्स हैं वो ऑटोसोम्स में चेंज हो रहे हैं, ऑटोसोमल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको हम क्या बुलाएंगे, ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, थोड़ा जल्दी में हो तो कभी कभी एक आध वर्ड ऐसे निकल जाता है, कंसीडर कर लेना। ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, तो पहला डिसऑर्डर है दैट इज डाउन सिंड्रोम। ये होता क्यों है आपको मैं पिक्चर में दिखा दूं, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, ये देखो, ये नॉर्मल कैरियोटाइप नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास जैसे फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, ऐसे 19th पेयर, 20 पेयर और 21 पेयर पे देखो क्या हो रहा है, 3 क्रोमोसोम्स हो जा रहे हैं। देखो 21 पेयर पे 2 होने चाहिए, 2n होने चाहिए, एक क्रोमोसोम और बढ़ गया, तो इसीलिए इस कंडीशन को 2n+1 बुलाते हैं। और 2n+1 मतलब ट्राइसोमी। ट्राइसोमी कौन से पेयर की, 21st पेयर की। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन हो गई तो इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, नॉन डिसजंक्शन। क्रोमोसोम्स को प्रॉपरली सेग्रीगेशन नहीं हो पाया और एक क्रोमोसोम की कॉपी और बढ़ गई। समझ में आई बात? तो 21st क्रोमोसोम की एक कॉपी और बढ़ गई। तो इतने सारे इसके क्या नाम है, फिनोटिपिक फीचर हैं, उसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी पर्सन को डाउन सिंड्रोम है कि नहीं है। लेकिन ऐसे जो बेबीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते, 13-14 ईयर में इनकी डेथ हो जाती है। वाई? बिकॉज दे आर हैविंग कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर। हार्ट डिजीज़ होती है, कॉन्जेनाइटल मतलब बाई बर्थ होती है, तो 13-14 ईयर तक आते आते इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितने सारे सिम्टम हैं। मेंटल रिटार्डेशन होता है, इनकी जो टंग होती है वो बहुत थिक होती है, फरी होती है। उसके बाद लिप्स बहुत थिक होते हैं, पाम जो क्रीजेज होती हैं काफ़ी प्रोमिनेंट होती है, मतलब ये जो लाइनें हमें दिखती हैं बहुत ज़्यादा डार्क होती हैं, बहुत ज़्यादा लाइनें होती हैं। ठीक है, इनका जो स्टैचर होता है शॉर्ट होता है, बहुत कम हाइट के होते हैं। ठीक है, बहुत सारे और भी मल्टीपल ऑर्गन्स होते हैं जो प्रॉपरली डेवलप नहीं होते, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये इतने सारे इसके सिम्टम्स हो गए। कम समझ में आ गया कि डाउन सिंड्रोम क्या है। डाउन सिंड्रोम का नाम डाउन सिंड्रोम क्यों पड़ा, बिकॉज ऑफ द डिस्कवरर लैंगडन डाउन, जिन्होंने सबसे पहले रिपोर्ट किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ, एडवर्ड सिंड्रोम बताया था, पटाऊ बता दिया था आई थिंक। ठीक है, नहीं आपके, ठीक है, ये सब सिलेबस में नहीं है, ये मैं एक सेशन लेके आऊँगा बाद में आउट ऑफ द सिलेबस। ठीक है, सिलेबस के बाहर जो चीज़ें हैं वो एक दिन मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, टर्नर सिंड्रोम। ये सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब जो XX और XY होते हैं उनमें होता है। समझ में आई बात? मतलब सेक्स क्रोमोसोम में कोई ना कोई या तो अल्ट्रेशन हो जाएगा, या तो कम हो जाएंगे, या तो बढ़ जाएंगे, या तो ये डिलीट हो जाएंगे, या तो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि देख सकते हो 2n = 45 हो गया, और वो कौन सा क्रोमोसोम डिलीट हुआ, 44। तो ऑटोसोम्स होते हैं, एक X क्रोमोसोम होता है, दूसरा होता ही नहीं है। इसका मतलब है एक X क्रोमोसोम है, दूसरा नहीं है, तो एक ही X क्रोमोसोम है। ऐसी कंडीशन में ये जो फिनोटाइपिकली फीमेल होती हैं, लेकिन ये स्टेराइल होती है, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। स्टेराइल का मतलब होता है दे कैन नॉट मतलब कंसीव द बेबी, ये बेबी बॉर्न नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था हेनरी टी टर्नर, इन्होंने जब सबसे पहले बताया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया टर्नर सिंड्रोम। क्लियर है? अब देखो इसमें क्या क्या सिम्टम होते हैं। मोनोसोमी कंडीशन हो जाती है, मोनोसोमी मतलब एक ही क्रोमोसोम बचता है, दूसरा क्रोमोसोम होता ही नहीं है, 45 कंडीशन। ओवरीज, ओविडक्ट, ये सब रूडिमेंट्री होती है, प्रॉपरली डेवलप नहीं होते। ठीक है, स्टेचर होता है, शॉर्ट स्टेचर होते हैं विद ब्रॉड चेस्ट, इनका चेस्ट ब्रॉड होता है। वेबिंग, यहाँ पे जो नेक होगी ये इनकी लगभग वो एकदम नेट की तरह दिखेगी। ठीक है, आपको देखने से लग जाएगा कि उसमें छोटे छोटे मतलब इस तरह से दिख रहे हैं, मतलब एकदम स्किन पे पोर्स नहीं हो जाते, लेकिन वो ऐसे ही दिखती। ठीक है, जैसे अगर हमारी स्किन पे कोई मतलब
एक ऐसा क्लोथ ले लें जिसमें बहुत सारे पोर्स हैं, तो अगर उसको कलरफुल है उसको ऐसे रख दें तो बाद में उठाएंगे तो उसमें बहुत सारे कलर्स के पॉइंट्स आ जाते हैं, एकदम वैसे ही जान लो वैसे इनकी नेक की स्किन दिखती है, ठीक है। प्यूबर्टी मेंस्ट्रुएशन होता ही नहीं है, कार्डियोवैस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज़ होती है, हियरिंग डेफिशिएंसीज होती है, तो ये इनकी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं ड्यू टू सम हार्मोन्स को यूज़ करके इनकी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आ जाओ लास्ट में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर को सबसे पहले एच.एफ. क्लाइनफेल्टर ने रिपोर्ट किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्लाइनफेल्टर। इन्हीं को किन्नर बुलाते हैं। अब इसमें देख सकते हो 44 + XXY, तो XX और Y, एक X क्रोमोसोम बढ़ गया। इसका मतलब है ये फिनोटाइपिकली तो होते हैं मेल, देखने से तो लिखेंगे मेल, लेकिन इनके अंदर फीमेल के भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जैसे अनडेवलप मतलब जो एनलार्ज ब्रेस्ट होते हैं, मतलब मेल के अंदर ब्रेस्ट होता है, सोच लो, तो इस कंडीशन को क्या बुलाते हैं? गाइनकोमेस्टिया। टेस्टिस और प्रोस्टेट होते हैं लेकिन स्मॉल होते हैं, दे कैन नॉट प्रोड्यूस द स्पर्म, दैट्स वाई दे आर स्टेराइल। फेमिनाइन वाइस होती है, पिच्ड वाइस होती है। उसके बाद लॉन्ग लिम्स होते हैं, फेशियल हेयर डेवलप होने जाते हैं। चिल्ड्रन जिनकी जो मेंटल एबिलिटी होती है, ठीक है, स्लो टू लर्न होते हैं लेकिन मेंटली डिस्टर्ब नहीं होते, याद रखना। स्लो लर्निंग होते हैं, लर्नर मतलब बहुत कम सीख पाते हैं लेकिन मेंटल डिसेबिलिटी नहीं होती, मेंटली लेवल इनका सही होता है। इनके पास एक सेक्स क्रोमेटिन देखा जाता है जिसका नाम है बार बॉडी। याद रखना, बार बॉडी ऑलवेज इज सीन इन द फीमेल, हमेशा बार बॉडी फीमेल में देखी जाती है। लेकिन बार बॉडी यहाँ क्या कर रही है? क्योंकि इसके अंदर फीमेल के भी क्रोमोसोम्स हैं, फीमेल के भी कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो ये शो करती है कि इसके अंदर फीमेल के भी कैरेक्टरिस्टिक हैं। समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद एक सिंड्रोम मैंने बताया था, जैकब बताया था आपको कि जो पुराने ज़माने में जो रिलीजियस आपने पढ़े हैं, ठीक है, तो उसमें जो राक्षस पढ़े हैं वो एक्चुअली जैकब ही होते थे। जैकब में क्या होता है कि ऐसे ऐसे फीचर आप देख सकते हो, नीचे सिम्टम लिखा हुआ है, टॉल स्टेचर, लर्निंग डिसेबिलिटी, डिलेड स्पीच, डेवलपमेंट डिलेज, लार्ज टीथ, हैंड्स एंड फीट, इनके बहुत बड़े बड़े हाथ दांत होते हैं। आईक्यू लेवल जो होता है नॉर्मल जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनसे बहुत कम होता है। एसिमेट्रिकल फेस होता है, बहुत बड़े बड़े ईयर्स होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे मेल को हम राक्षस बुला सकते हैं, ठीक है। और अब हमें पता लगा कि जो पुराने ज़माने में राक्षस होते थे या हम जो राक्षस टीवी पे देखते हैं, एक्चुअली वो हो सकता है कि उनके अंदर कौन सा सिंड्रोम हो? जैकब सिंड्रोम हो। तो इस तरह से रिवीजन पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। मैंने जितनी भी चीज़ें थी वो सब रिवाइज़ करा ली, क्विक रिवीजन कर दिया। ये क्विक रिवीजन था, हो सकता है कि आपको बहुत मतलब मैंने फुल फ्लेश हर एक टॉपिक को पूरा नहीं पढ़ाया है, लेकिन बस आपको एक रिव्यू दे दिया है। तो उससे बेनिफिट क्या हो गया कि आपने जो पढ़ा है उससे आप आराम से कनेक्ट कर सकते हो। बाकी मैंने बोल रखा है कि मैं एक सेशन और लेके आऊँगा जिसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी जो भी चीज़ें एनसीईआरटी से बाहर हैं, जो डिसऑर्डर एनसीईआरटी से बाहर है, उनको मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है, क्योंकि वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए उसके अलग से सेशन आएगा। क्लियर है? तो इस तरह से रिविजन पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। Hope so that you understood well. Write down in the comment box how did you like the revision session and please press the like button. Like button पे जरूर प्रेस करना, ठीक है। That encourage me, मुझे encourage करता है और मैं ऐसे इनिशिएटिव लेता रहूँगा, ठीक है। तो आई एम completing this सेशन को कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, स्टे फिट। जय हिंद, जय भारत।